कविताएं प्रस्तुत की। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बीटेक के छात्र सूरज को आमंत्रित करता हूं कि वह आए और पर्यावरण दिवस पे वो 2 मिनट की स्पीच आपके सामने रखेंगे। सूरज। मंच पर आसीन हमारे प्रिय गुरुजन को मेरा प्रणाम और इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी गुरुजन एवं सभी सहपाठियों को मेरा नमस्कार। आज हम सभी विश्व पर्यावरण दिवस पर के शुभ अवसर पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिसका थीम है से नो टू प्लास्टिक या बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो मेरा संदेश आज सिर्फ युवाओं से रहेगा, क्योंकि गुरुजन हमारे हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरे पास ज्ञान की थोड़ी कमी है, कुछ गलत बोलूँगा तो आप लोग क्षमा करिएगा। तो मेरा संदेश युवाओं से यही रहेगा कि हमारे देश में, हमारे शास्त्रों में ऐसी अवधारणा रही है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, यानी ये धरती हमारी माँ है और हम सब इनके शिष्य हैं, बच्चे हैं। लेकिन आजकल ऐसी अवधारणाएं बनती जा रही हैं, विकासशील होने की देश होड़ में हम सब ऐसे पागल हो बैठे हैं कि हमने अपने पर्यावरणों को, अपने वृक्षों को ऐसी तर्ज पर रख दिया है कि आजकल सांस लेना भी दुश्वार हो रखा है। आप सबको मालूम होगा कि दिल्ली में ऐसी हालत हो रखी है कि एक सिगरेट पीता हुआ इंसान, जो इंसान उत्तराखंड में बैठकर सिगरेट पीता है और जो इंसान दिल्ली में बैठकर सिर्फ सांस ले रहा है, तो वो दिल्ली में जो सांस ले रहा है वो ज़्यादा नुकसानदेह है। हमने ऐसी स्थिति बना रखी है पर्यावरण की। मैं भी कुछ दिनों पहले दून विश्वविद्यालय में था, तो वहाँ पर एक मेरे सहपाठी ने कहा कि हमने अभी कुछ दिनों पहले ही 50 वर्ष पूर्व किए चिपको आंदोलन के। हम याद करते हैं गौरा देवी को, हम याद करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी को, हम याद करते हैं चंद्र प्रसाद भट्ट जी को। लेकिन क्या आज वृक्ष नहीं कट रहे हैं? क्या आज पॉल्यूशन नहीं हो रहा है? तो वो बात बहुत दिल तक ठेस पहुंचाई। और मैं वही संदेश आपको देना चाहूँगा कि हमें अगर अपने पर्यावरण को बचाना है तो हमें अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को उतारना होगा। हमें अपने पर्यावरण से अपने आप को जोड़ना होगा। हमारे शास्त्रों में भी यही कहा गया है कि जिस प्रकार 10 बालक का, 10 पुत्रों का जिस प्रकार से सेवन किया जाता है, उस प्रकार एक वृक्ष का सेवन किया जाए। हालांकि ये बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं, यहाँ पर मंच पर खड़े होकर बोलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन अगर हम एक पुत्र के बराबर भी एक वृक्ष को माने, जिस प्रकार हम भरण पोषण करते हैं, अपना भरण पोषण करते हैं, अपने घर वालों का भरण पोषण करते हैं, और इस प्रकार अगर वृक्षों का भरण पोषण भी करें, उसकी देखरेख भी करें, समय समय पर उसको पानी भी दें, तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अभी हमारे गुरुजन ने कहा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो हम देख रहे हैं कि हमने आवश्यकता पैदा करी कि रोडें चौड़ी हों, हाईवेज बन जाएं। पहले 4 धाम यात्रा में रोडें इतनी चौड़ी नहीं हुआ करती थी, न इतनी लंबी हुआ करती थी, तो कुछ ही लोग आ पाते थे जो इसको सहन कर सकते थे, इसकी दुश्वारता को। लेकिन हमने आवश्यकता पैदा करी, हमने सरकार के सामने ऐसे मूल्य रख दिए कि उनको मजबूरी में बनाना पड़ा। तो आपको बताना चाहूँगा कि एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट सर्टिफिकेशन होता है, EIA, शायद कुछ लोग जानते भी हों। तो यदि किसी भी इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जैसा कि हमारा उत्तराखंड है, यहाँ पर वृक्ष बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे माहौल में अगर आपको 100 किलोमीटर से अधिक की कोई रोड परियोजना है, या 40 मीटर से ज़्यादा चौड़ी की कोई रोड परियोजना है, तो उसको पास करने के लिए EIA सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन देखिए यहाँ पर सरकार ने कितना अच्छा खेल रचाया कि उन्होंने इसको 100 किलोमीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा ना बताकर इसको 40-40, 50-50 किलोमीटर के 53 प्रोजेक्ट्स में विभाजित कर दिया। यानी कि अब उनको EIA सर्टिफिकेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और ये हुआ क्यों? हम इसमें दोष सिर्फ सरकार को नहीं दे सकते, इसमें दोष हमारा भी है। क्योंकि हम ही जब आज से 10 साल पहले यहाँ पर, मैं तो 4 साल पहले ही आया, तो मैं भी बताऊँ 4 साल पहले जब मैं आता था तो मुझे ऋषिकेश से श्रीनगर आने में 7-8 घंटे लग जाते थे। तो मैं खुद भी ब्लेम करता था कि यार रोड थोड़ी अच्छी होती तो अच्छा रहता, कितना टाइम लगता है, वेस्ट होता है। तो आज से 10-20 साल पहले क्या हालत रहा होगा। तो हमने ही आवश्यकता को यहाँ पर पैदा किया, इसीलिए सरकार ने ऐसा कार्य किया। आज भी रेल परियोजना चल रही है, आज भी देखते हैं हम समय समय पर जोशीमठ का क्या हालत हो रखा है। कर्णप्रयाग, ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना से हमारे कितने ब्लास्टिंग की जा रही है पहाड़ों के अंदर, कितना उसमें हमारे वृक्षों का नुकसान हो रहा है। प्लास्टिक पे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, अब वो तो बन चुके हैं,
मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि आप प्लास्टिक यूज़ करना ही बंद कर दीजिए। उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण हमें ये सोचना होगा कि प्लास्टिक की उत्पत्ति क्यों हुई, ज़रूरत क्यों पड़ी। उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है जनसंख्या में वृद्धि। मैं युवाओं को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हमें आगे आने वाले समय में इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं कि मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है और उसमें 50 प्रतिभागी हैं। अब अगर उस 50 प्रतिभागी में हमको 3 विजेता घोषित करना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो हमारे गुरुजन अच्छे अच्छे प्राइजेस लाएंगे। मान लीजिए 1000 रुपये बजट है प्राइज़ का, तो 500 500 400 400 करके 3 प्राइजेस आएंगे। यानी कि प्रतिभागियों को, जो विजेता प्रतिभागी हैं, उनको अच्छे अच्छे पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। लेकिन अगर ये नियम बना दिया जाए कि 50 के 50 प्रतिभागियों को अवार्ड दिए जाएंगे, तो सबको कैसे कैसे मिलेंगे, 50-50 रुपये के, 40-40 रुपये के। यानी कि क्वालिटी डिग्रेडेशन तब होता है जब नीड ज़्यादा होती है। अगर हम उपभोग करना कम कर दें प्लास्टिक का, आज से ही हम प्रण ले लें कि हम उपभोग ही कम करेंगे, तो उसका जो बनने की जो प्रक्रिया है वो कम हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर आपने कोविड-19 में देखा कि मास्क कितनी तेजी, कितनी विस्तृत तौर पर, कितने बड़े स्केल पर बनना शुरू हुआ। 10 रुपये से लेकर 100 रुपये, इवन स्टाइलिश मास्क भी बनने लगे। लेकिन जैसे ही कोविड खत्म हुआ, आपने यूज़ करना मास्क बंद कर दिया। आज आप देखिए कि मास्क बनाने वाली कंपनियों की क्या हालत हो रखी है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे सामने। हम सब ने इसका यूज़ किया, हम सब ने करके देखा, बस हमने उस पर गौर नहीं किया। तो आज समय ये है, आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए हम सिर्फ एसीएल हॉल में इसलिए एकत्रित नहीं हुए कि आएंगे, 2-4 भाषण सुनेंगे, ज्ञान की बातें लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। हम आज एकत्रित हुए हैं ताकि हम इन सब चीज़ों से कोई सीख ले सकें और आगे बढ़ सकें। गुरुजन ने हमारे कहा कि कई सारे प्रोटोकॉल्स बनते रहे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, रोटरडैम कन्वेंशन हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, स्टॉकहोम प्रोटोकॉल हुआ, यूएनईपी प्रोग्राम हुए। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारे विश्व पटल पर पर्यावरण की ये हालत है कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया विश्व स्तर पर। हमारा गंगोत्री ग्लेशियर पिछले 20 सालों में 1.5 किलोमीटर पीछे खिसक चुका है। यानी जब हमारे दादाजी गंगोत्री आए होंगे तो उन्होंने जो गंगोत्री ग्लेशियर देखा होगा वो हम आज नहीं देख सकते, और वो धीरे धीरे पीछे चला जाता जा रहा है। तो कन्वेंशन, लॉस, कानून, नियम बनाना तो एक तरफ से ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी आवश्यकता है आज के युवाओं को, आज की पीढ़ी को नैतिक मूल्यों के साथ पर्यावरण से जुड़ने की। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सूरज।